सो मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 30. सो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है द मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी इन अर्दन चैनल हैविंग लूम टेक्सचर. अब इस क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत नया है और ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है. मतलब किसी भी ए में ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं. पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है. अगर आपको याद है तो आप कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते. और दूसरा, ये क्वेश्चन डिबेटेबल है क्योंकि लूम टेक्सचर तो कौन सा लूम, क्ले लूम, सिल्ट लूम या सैंडी लूम, इनका जो रेंज होता है वो 70 से 90 के बीच में रहता है. मतलब जो वेलोसिटी होती है अर्दन चैनल में वो 70 से 90 सेंटीमीटर पर सेकंड के बीच में होती है. पूरा डिबेटेबल क्वेश्चन है. अब कमीशन क्या मानता है वो डिपेंड करते हैं. फिर भी अगर मेरे हिसाब से इसका आंसर देखें तो 75 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा. बाकी अब जो कमीशन मानेगा वो हमको मानना पड़ेगा. नाउ कमिंग टू द 32 क्वेश्चंस पूछता है प्रोपेलर पंप्स आर डिजाइन प्रिंसिपली फॉर. पहला ऑप्शन है हाई हेड एंड लार्ज कैपेसिटी, लो हेड लार्ज कैपेसिटी, हाई हेड स्मॉल कैपेसिटी, लो हेड स्मॉल कैपेसिटी. तो ये होता है लो हेड और लार्ज कैपेसिटी. और जनरली जो इसका हेड का रेंज होता है वो होता है 1 से 2.5 मीटर. अब इस क्वेश्चन से लर्निंग ये है कि जितने भी जो पंप्स होते हैं, जैसे मान लो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होता है, वर्टिकल पंप्स होते हैं, सबमर्सिबल पंप्स होते हैं, टरबाइन पंप्स होते हैं, ये जितने भी जो पंप्स है इन सब के हमें रेंज याद करने हैं. हेड के रेंज क्या है, डिस्चार्ज की रेंज क्या है. अगर मान लो सबमर्सिबल पंप है तो कौन सी स्टेज का सबमर्सिबल पंप है, कितने डेप्थ पे काम करेगा. दूसरा, अगर इलेक्ट्रिकल मोटर इसमें लगती है तो क्या वो अपर टू द सरफेस लेवल लगती है या फिर डाउनवर्ड लगती है. तो ये सारी चीजें हमको याद करनी पड़ेंगी अगली एज के लिए. तो बढ़ते हैं आगे की तरफ. एज पर द लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन द स्लोप ऑफ क्लास फर्स्ट लैंड इज. क्वेश्चन बोल रहा है द स्लोप ऑफ क्लास फर्स्ट लैंड इज. ये एच लिखा है बट ये फर्स्ट है क्योंकि मिसप्रिंट हो गया था. तो अब ये क्वेश्चन लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन से पड़ता है और लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन हम जनरली इग्नोर कर देते हैं. तो अब लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन को डिटेल में पूछ लिया है. तो डिटेल में कैसे पूछ लिया है, जनरली 8 क्लासिफिकेशन होती है लैंड्स की. 8 क्लास होती है फर्स्ट से लेके तो 8 तक. अब इस पे स्लोप्स होती है. स्लोप कैसे होती है, जैसे मान लो 0 से 1, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 8, 8 से 15, 15 से 25, 25 से 33 और ग्रेटर देन 33. अगर आपने वो याद नहीं करी है तो ये आप कर ही नहीं सकते. और लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन अगर आपको पता है कि बैकग्राउंड क्या है तो बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा. साथ में अब हमसे क्या पूछ रहा था, स्लोप ऑफ क्लास फर्स्ट लैंड. तो स्लोप ऑफ क्लास फर्स्ट लैंड क्या हो जाएगा, लेस देन 1%, क्योंकि 0 से 1 होता है तो लेस देन 1%. तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. अब कभी बार क्या होता है, वैसे इसी मतलब ये जनरली जो दूसरी एज होती है उनमें क्या पूछता है, वो पूछता है कि विच लैंड्स आर पार्टली सुटेबल फॉर कल्टीवेशन. तो अप टू 4th क्लास These lands are partly suitable for cultivation. अब आपसे पूछ लेगा कि कौन सी क्लास फॉरेस्ट्री के लिए है, कौन सी क्लास वाइल्ड लाइफ क्रिएशन के लिए. तो ये सारा पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे. साथ में इसका अभी रिसेंट में कलर भी पूछा है यूपीपी से जेईई में, तो वो कलर भी पूछने लगे. और कलर जनरली ये फर्स्ट मतलब जो वेरिएशन है क्वेश्चन का, ये फर्स्ट देखा गया है कि कलर भी पूछ रहे हैं. तो इसको पूरा डिटेल आप पढ़िएगा. पूरा डिटेल है, मैं कुछ ट्रिक्स बता दूंगा जब कलर की बात करेंगे तो. बट अभी फिलहाल स्लोप ऑफ क्लास फर्स्ट लैंड क्या है, 0 से 1%. द एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट इन सेलाइन सॉइल. अब ऊपर उन्होंने पूछा था कि अल्कलाइन सॉइल का एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट कितना होता है. यहाँ पे सेलाइन पूछ लिया. तो सेलाइन सॉइल जनरली क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड के सॉल्ट होते हैं. तो जनरली इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेस देन 4 होती है और एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट लेस देन 15 होता है. अब मुझे बताओ, ये जो अल्कलाइन सॉइल होती है, ये तो अल्कलाइन सॉइल पीछे है, सेलाइन सॉइल का एक्सेसिबल सोडियम परसेंट होता है. मुझे बताओ कि जो सेलाइन सॉइल होगी उनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो क्या सोडियम का रेशो, मतलब जो सोडियम का परसेंटेज का रेशो वो कम ही होगा. और जो अल्कलाइन होगी वो जनरली सोडियम से डोमिनेट होती है, मतलब बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से डोमिनेट होती है. तो उसमें सोडियम परसेंट ज्यादा होगा, इसीलिए उसका ईएसपी ज्यादा होता है और इसका ईएसपी कम होता है. अब आपसे पूछ सकता है वो पीएच पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी पूछ सकता है. तो ये सारे क्लासिफिकेशन आपको याद होने चाहिए. साथ में इनके रिक्लेमिनेशन मेजर्स भी आपको पता होने चाहिए कि अगर ये सलाइन हो तो इसको हम कैसे रिक्लेम करेंगे. एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और दूसरे एग्जाम के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. Coming to the 35th question, in a well-maintained windbreak, when wind direction is at right angle to the windbreak, the reduction in wind velocity on the leeward side. अब ये क्वेश्चन भी पूरा नया है. अगर आपने विंड ब्रेक पढ़ा हो या फिर आपने सॉइल कंजर्वेशन या विंड इरोजन कंट्रोल मेजर पढ़ा हो, तो अगर वो ढंग से पढ़ा हो और पूरा फैक्ट आपने याद करे हो, पूरा फैक्चुअल है. इफ यू नो, वरना आप नहीं कर सकते. तो जो हमारे विंड कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं लीवर्ड साइड और विंडवर्ड साइड, तो विंडवर्ड साइड में 60 to 80% रिडक्शन होता है और लीवर्ड साइड में होता है 20 to 40% रिडक्शन. तो अब अगली ए के लिए आपको याद रखना पड़ेगा. साथ में पूछ सकता है वो शेल्टर बेल्ट पूछ सकता है कि शेल्टर बेल्ट का मैक्सिमम लेंथ कितना होता है. और शेल्टर बेल्ट
लीवर्ड साइड में और विंडवर्ड साइड में कितना परसेंट रिडक्शन करता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका मैक्सिमम हाइट होता है 24 टाइम्स हाइट ऑफ शेल्टर बेल्ट। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ गली डेवलपमेंट आर द साइज विड्थ एंड डेप्थ ऑफ गली इनलार्ज। अभी इसके पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछ रहा था कि गली का थर्ड स्टेज का मतलब गली का थर्ड स्टेज कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था इनिशिएशन, डेवलपमेंट, हीलिंग, स्टेबलाइजेशन। तो कौन से स्टेज में, नाम से समझ रहा है कि कौन से स्टेज में इसका साइज, विड्थ और डेप्थ बढ़ेगा, तो वो डेवलपमेंट स्टेज होगा। इनिशिएट में इनिशिएट होगा, और हीलिंग में क्या होगा कि गली वहां पे हील हो रही है, वहां पे वेजिटेशन ग्रो होना स्टार्ट हो रहे हैं। स्टेबलाइजेशन में वेजिटेशन स्टॉप, वेजिटेशन पूरे एकदम स्टेबलाइज हो गए और इरोजन स्टॉप हो गया है। तो डेवलपमेंट स्टेज नाम से ही समझ आ रहा है। इन अ डीप लिटर पोल्ट्री हाउस द फ्लोर एरिया प्रोवाइडेड पर बर्ड। अब फार्म स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, फार्म स्टेट का क्वेश्चन है पूरा। तो अगर आपने पूरा याद किया होगा अच्छे से, जितने भी स्ट्रक्चर है कि फ्लोर एरिया कितना होता है, हेंस का एरिया कितना होता है, फिर टेम्परेट एरिया में कितना बर्ड्स का स्पेस होता है, ट्रॉपिकल में कितना होता है, कोल्ड रीजन में कितना होता है, वार्म में कितना होता है, अगर आपने ये याद किया होगा अकॉर्डिंग टू द सब हाउस, जैसे अभी ये डीप लीटर पूछा है, केज का पूछ सकता है, वायर फ्लोट का पूछ सकता है आपसे, तो अगर वो आपने याद किया तो कर सकते हैं। तो जो फ्लोर एरिया प्रोवाइडेड पर बर्ड होता है वो 0.36 मीटर स्क्वायर होता है। अगर मान लो किसी ने याद किया होगा और सिर्फ किसी ने देखा भी होगा तो वो डायरेक्ट 0.36 मार देगा। मुझे बताओ, यहाँ पे सारे 1.0 है, 0.1 है, 1.4 है, एक ही में 0.36, ये अलग ही दिख रहा है ना, अलग ही दिख रहा है। मान लो नहीं तो ऑप्शन बनाता वो 0.45, 0.68। अब जिसने देखा ही होगा वो तुरंत से मार देगा। तो पढ़ना भी जरूरी होता है, अगर आपको याद नहीं हो रहा बट एटलीस्ट आप ग्लैंस थ्रू कर लोगे कोई भी मटेरियल को, तो उससे क्या है कि आसानी हो जाती है ऑब्जेक्टिव में मारने। और ऑब्जेक्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। By doubling the diameter of water well discharge increases approximately। मतलब अगर वेल का डायमीटर आप बढ़ाओगे तो डिस्चार्ज कितने परसेंट इंक्रीज होगा। तो जनरली यहाँ पे अनकन्फाइंड एक्वीफर और कन्फाइंड एक्वीफर दिया नहीं है, बट अगर कोई भी एक्वीफर मेंशन नहीं है तो हम अनकन्फाइंड एक्वीफर उसको बाय डायरेक्टली और बाय डिफॉल्ट मानते हैं। तो अनकन्फाइंड एक्वीफर में अगर डायमीटर ऑफ वाटर वेल आप बढ़ाओगे तो डिस्चार्ज 11% से इंक्रीज होगा, और सेम इन द केस ऑफ कन्फाइंड एक्वीफर 1.1 टाइम्स इंक्रीज होगा, मतलब मार्जिन ही वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे दिया भी नहीं उस ऑप्शन, इसीलिए 11% होगा। अब इससे क्या सीखना है, इससे ये सीखना है कि कन्फाइंड वेल का भी देखना है और डायमीटर का, और साथ में मुझे रीजनिंग भी पता करनी है कि वाटर वेल का डायमीटर बढ़ाने से मेरा डिस्चार्ज क्यों बढ़ रहा है। मुझे ऐसा सोचना है ताकि मेरा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इससे बढ़े। ऑन अ सरफेस ड्रेनेज ऑफ फ्लैट एरियाज अंडर बेडिंग सिस्टम द मैक्सिमम बेड हाइट फॉर पास्चर लैंड। अब ये डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि इसमें जनरली जो हम बुक्स पढ़ते हैं उसमें रेंज दी जाती है मैक्सिमम बेड हाइट की। जनरली ये सरफेस ड्रेनेज होता है। सरफेस ड्रेनेज में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे बेडिंग सिस्टम, पैरेलल सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम, ऐसे ड्रेनेज के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो उसमें हम बुक पढ़ते हैं तो उसमें दिया था कि मैक्सिमम बेड हाइट कितनी होती है, 20 से 40 सेंटीमीटर के लिए। अब यहाँ पे 20 भी दिया है और 40 भी दिया है। आप किसको ऑप्शन मानेंगे वो डिसाइड करेगा कि कमीशन ने क्या आंसर दिया है। तो ये डिबेटेबल क्वेश्चन है। हम आगे बढ़ते हैं। लीव्स आर कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। अब किसी को समझ नहीं आ रहा है कि लीव्स क्या होता है तो हिंदी पढ़ लो, अगर हिंदी में समझ आ रहा है तो। लीवी का निर्माण किस दशा में किया जाता है, तो यहाँ पे भी लीवी लिखा है। तो जनरली जो लीव्स होता है वो फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, और रिवर्स के पैरेलल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये रिवर है, रिवर के पैरेलल हम जनरली जैसे बर्न्स प्रोवाइड करते हैं, लीव्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि वाटर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाए और जो लेटरल बैंड का इरोजन ना हो। तो अक्रॉस द मतलब पैरेलल टू द रिवर कोर्स हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूरा कंसेप्चुअल है, किसी ने पढ़ा होगा तो वो कर सकता है, वरना नहीं कर सकता है। तो अभी अगर आप कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे या कोई भी फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वाटर कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, या फिर सॉइल कंजर्वेशन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो उनमें देखना है कि स्ट्रक्चर्स का प्रोविजन क्या है और ये किसके लिए कर रहा है, तो ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहे और ऐसा क्वेश्चन बने तो हम कर सकें। द मिनिमम साइड स्लोप ऑफ अर्थ चैनल फॉर पॉलीथीन लाइनिंग। अब हम अर्दन स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो अर्दन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो पूछ रहा है कि अब जब हम पॉलीथीन लाइनिंग करेंगे तो उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का साइड स्लोप कितना होगा। तो ये भी पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसने याद किया होगा उससे हो जाएगा, वरना ये नहीं होगा। तो 2.5:1 होता है, तो इसका आंसर है 2.5:1। अब इसमें हमको देखना है कि जब हम कंक्रीट लाइनिंग करते हैं, कंक्रीट लाइन के अलावा ब्रिक लाइनिंग करते हैं, एल्यूवियल लाइनिंग करते हैं, मतलब सॉइल वाली लाइनिंग होती है, तो इनमें कितना हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल रेशियो होता है। साथ में इसमें हमें यह भी देखना है कि वेलोसिटी इन अर्दन चैनल कब होगी, कौन सी सैंड के हिसाब से। जब भी पिछला क्वेश्चन था सेल्ट लूम, सैंड लूम, क्ले लूम, ये भी देखना। और साथ पे जब हम लाइनिंग कर लेंगे तो लाइनिंग कर लेते तो सीपेज रिड्यूस हो जाता है, तो सीपेज रिड्यूस होने के बाद वेलोसिटी इन अर्दन चैनल कितनी बढ़ जाती है, वो सब चीजें देखनी और पढ़ना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैविटी वेल इज,
अब कैविटी वेल का एक क्वेश्चन था कि कैविटी वेल में क्या स्ट्रेनर प्रोवाइड करते हैं या स्क्रीन प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन मतलब पिछले जो 30 क्वेश्चन हमने पहले करे थे, अब ये पूछ रहा है कि कैविटी वेल क्या है, क्या ये डीप वेल है, क्या है शैलो वेल है, क्या आर्टिशियन वेल है, क्या ओपन वेल। तो कैविटी शैलो वेल होता है, जनरली अनकन्फाइंड एक्वीफर में कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो कैविटी एक शैलो वेल है। मैं बोलूंगा इसको एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। विच इरिगेशन एफिशिएंसी इज अ मेजर ऑफ अनइवन एप्लीकेशन ऑफ वाटर। अब जिसने इरिगेशन एफिशिएंसीज अच्छे से पढ़ी होगी और इरिगेशन एफिशिएंसीज का एटलीस्ट फॉर्मूला जिसको याद होगा और कंसेप्ट याद होगा कि एक्चुअली किसका मेजर करता है, वो कर सकता है। तो नाम से ही समझ आ रहा है कि अनइवन एप्लीकेशन ऑफ वाटर। तो ऐसी कौन सी एफिशिएंसी वो मेजर करेगी, वो मेजर करेगी एप्लीकेशन एफिशिएंसी। अब डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी आप देख लेना, स्टोरेज एफिशिएंसी आप देख लेना, वाटर यूज एफिशिएंसी देख लेना। और वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत जगह मिनिस्ट्री के बहुत सारी हमारी जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है वो हमेशा वाटर यूज एफिशिएंसी पे फोकस करती है। आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पढ़े, उसके बाद में आप राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पढ़े, जितनी भी विकास योजना पढ़ेंगे जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, उनमें सब में वाटर यूज एफिशिएंसी वो यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये रिलेटेड होती है कि आप कितने हेक्टर में क्रॉप का ईल्ड बढ़ा रहे हो। तो वाटर यूज एफिशिएंसी आपको कम करना है ताकि हमारा जो क्रॉप का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो पाए। दूसरा, इन सबके फॉर्मुलेज में हमें देखना है कि एप्लीकेशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, स्टोरेज का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कितना होता है, फिर वो डेविएशन फ्रॉम डेप्थ लेते हैं, वो सारी चीजें देखना है। ये सारी चीजें आपको इरिगेशन एफिशिएंसी पूरा कंप्रेहेंसिव पढ़ना है। साथ में इरिगेशन एफिशिएंसी में लॉसेस कितना होगा, मतलब अगर आप कन्वेंस एफिशिएंसी डिजाइन कर रहे हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी डिजाइन कर रहे हैं, तो कितना प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट हम डिजाइन करेंगे ताकि वो लॉसेस को फुलफिल कर ले और हमारी फील्ड तक पहुंच जाए वाटर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लाइन जॉइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ सेंट्रल क्रॉस हेयर टू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास एंड इट्स कंटिन्यूएशन इज नोन एज। किसी को इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो हिंदी पढ़ ले। केंद्रीय क्रॉस हेयर और ऑब्जेक्ट ग्लास के प्रकाशीय केंद्र के प्रतिच्छेदन को जोड़ने वाली रेखा तथा उसका विस्तार क्या कहलाता है। तो जनरली ये हमारा सर्वेइंग लेवलिंग का पार्ट है। तो ये आईपीस होता है, मैं डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। ये आईपीस होता है, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट का आईपीस है। ये डायफ्राम है हमारा, इसमें हेयर्स होते हैं, अपर हेयर्स और लोअर हेयर्स। ये लाइन है जो कि पूरी हॉरिजॉन्टल है। तो ये ऑब्जेक्ट का मेरा ऑब्जेक्ट का लेंस है। ये मेरा आईपीस है। आईपीस पे कोई सा भी लेंस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स होता है, ये डायफ्राम्स होता है। तो अगर मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे आईपीस से या फिर मेरे डायफ्राम से क्रॉस होके सीधे ऑब्जेक्ट लेंस के हॉरिजॉन्टल से मिलती है पूरी, मतलब एकदम कोइंसाइड करती है, तो उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। अब डिपेंड करता है कि लाइन ऑफ साइट लाइन ऑफ कॉलिमेशन के बराबर कब होगा और बराबर कब नहीं होगा। ये दोनों कंडीशंस होती है। तो ये दोनों कंडीशंस आपको पढ़नी है कि लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमेशन कब इक्वल होता है और लाइन ऑफ साइट लाइन ऑफ कॉलिमेशन कब इक्वल नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान से रखनी है। और टेलीस्कोप का यूज क्यों कर रहे हैं, फिर आई लेंस में बबल का हम करेक्शन करते हैं, तो बबल का करेक्शन हॉरिजॉन्टल आएगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें आपको इसमें देखनी है। इस क्वेश्चन से यही हमको सीख मिलती है, लर्निंग मिलती है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सॉइल मॉइस्चर टेंशन एट फील्ड कैपेसिटी इन नॉर्मल सॉइल वेरीज फ्रॉम। अब ये हर कोई बता देगा क्योंकि ये जितने भी प्रीवियस ईयर रही जिसने सॉल्व करे होंगे और जिसने पढ़ा होगा तो वो बता देगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बट क्या है कि जनरली जो फील्ड कैपेसिटी भी होती है वो 0.1 से 0.3 होती है। बट यहाँ पे 0.1 और 0.3 दिख नहीं रहा है। बट आप फिर ऑप्शन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो लगाएंगे। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है 0.01 से 0.7। अब साथ में आप परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट भी देखना, परमानेंट के बाद आप अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट भी देखना, फिर अवेलेबल वाटर की रेंज भी देखना, अनअवेलेबल वाटर की रेंज देखना, साथ में कैपिलरी वाटर देखना। ये सारी चीजें आपको देखने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे तरफ। द रैशनल फार्मूला फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ रन ऑफ रेट इज एप्लीकेबल टू। अब रैशनल फार्मूला सबको पता है, QP = CIA। टर्म्स भी सबको पता है, रन ऑफ कोएफिशिएंट, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, इसके असम्पशन है सारे। तो ये जो एप्लीकेबल होता है उसने डायरेक्ट पूछ लिया। ये जनरली आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कोई लिख देगा 800 हेक्टर, कोई लिख देगा 5000 किलोमीटर स्क्वायर, कोई लिख देगा 50 से 5000 किलोमीटर स्क्वायर। तो कहीं पे भी ये मिलता नहीं है जनरली। बट हम अगर स्टैंडर्ड बुक देखें तो वहां पे डायरेक्ट मेंशन है कि 1500 हेक्टर अप टू 1500 हेक्टर रेनफॉल रैशनल फार्मूला एप्लीकेबल है। और जनरली ये स्मॉल वाटरशेड के लिए हम यूज करते हैं इसको। तो इसको ढंग से पढ़ना है पूरा, साथ में इसका फॉर्मूला भी ढंग से पढ़ना है, और फॉर्मूले में इसके जो यूनिट कन्वर्जन होते हैं वो भी ढंग से पढ़ना है कि अगर मान लो 360 कब आएगा, इंटेंसिटी की कौन सी यूनिट होगी, इंटेंसिटी का असम्पशंस क्या है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन किसने दिया, ये सब चीजें इसमें देखनी है।
नाउ कमिंग टू द 47 क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंप्लीमेंट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ टेरेस। अब टेरेस क्या होता है? स्टेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। बहुत तरीके के टेरेस होते हैं, ग्रेडेड टेरेस होता है, बेंच टेरेस होता है। बेंच टेरेस के भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, तो ये स्टेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो वो पूछ रहा है कि, अब उसने ये नहीं पूछा कि टेरेस क्या होता है, टेरेस का स्लोप क्या होता है, उसने डायरेक्ट पूछ लिया कि कौन सा इंप्लीमेंट है जो कि टेरेस को कंस्ट्रक्ट करता है। अब ये टेरेस को इसने किससे? लैंड लेवलिंग से लिंक कर दिया है। तो ये क्वेश्चन पूछने का बहुत अच्छा तरीका अभी इवॉल्व हो रहा है, तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, ताकि क्या है कि आगे एग्जाम में हम एस कर सकें। तो वो होता है बग स्क्रैपर। अब मान लो किसी को नहीं पता है, मान लो किसी ने पढ़ा ही नहीं है बग स्क्रैपर क्या होता है, ठीक है, बट मैं रीजनिंग से कैसे सॉल्व करूंगा? अब सबको पता है एमपी प्लाव यार, इवन हर एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट को पता होगा, क्योंकि उसने ट्रेनिंग कराया, किसी ने हिसार में कराया, किसी ने अनंतपुर में किया है, किसी ने आसाम में किया है, किसी ने बुद्धि में किया है, सब जगह किया है। तो मोल्ड बोर्ड प्लाव सबने देखा होगा। मोल्ड बोर्ड प्लाव किसके लिए करते हैं? प्राइमरी टिलेज के लिए करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा, डिस्क प्लाव सबको पता है सेकेंडरी टिलेज होता है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सबने देखा है। क्योंकि टेरेस स्टेप लाइक स्ट्रक्चर करोगे तो स्टेप लाइक स्ट्रक्चर में आप क्या कर रहे हो भाई? आप स्ट्रक्चर बना रहे हो ना, कंजर्वेशन के लिए आप स्ट्रक्चर बना रहे हो ताकि वहां पे आप प्लांटेशन कर सको। बुलडोजर सबको पता है, बुलडोजर एक लैंड लिविंग है, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है। तो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं, क्योंकि किसी को डाउट आ सकता है। बट बग स्क्रैपर आपने नहीं सुना है, तो मेनली वही एग्जामिनर वही क्वेश्चन बनाएगा जो आपने नहीं सुना हो। तो बग स्क्रैपर विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Calculate the runoff coefficient of a storm for 1.31 centimeter rainfall depth and a total runoff depth produced by the storm is 7.5 millimeter. तो runoff coefficient डायरेक्ट पूछ लिया उसमें rational मेथड से। runoff coefficient क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल runoff प्रोड्यूस हो रहा है, runoff प्रोड्यूस कर रहा है। तो runoff की वैल्यू आप लिख दो, कितना है runoff? ये है 0.75 और ये है 1.315। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.57 आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी अवर आंसर। बढ़ते हैं 49 की तरफ। द ड्रेनेज कोफिशिएंट ऑफ वाटरशेड ऑफ 720 हेक्टर एरिया इज 1.2 सेंटीमीटर। द डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ द ड्रेनेज। अब जब इसने डिजाइन ड्रेनेज कोफिशिएंट का क्वेश्चन बनाया होगा जो एग्जामिनर ने, तो पहले उसने ड्रेनेज कोफिशिएंट का आपसे डेफिनेशन समझा। तो उसने क्या पूछा कि ड्रेनेज कोफिशिएंट अपन किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं? पर डे से कैलकुलेट करते हैं या फिर कौन से यूनिट पे कैलकुलेट करते हैं? फिर उसके बाद इसने क्वेश्चन बना दिया। तो देखो, आप ड्रेनेज कोफिशिएंट आप पढ़ रहे हो ना, तो ड्रेनेज कोफिशिएंट का अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो तो आप सॉल्व कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। तो क्या होता है? डिस्चार्ज क्या होता है हमारा? वॉल्यूम अपॉन टाइम। वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू डेप्थ अपॉन टाइम। एरिया यहाँ पे कितना दिया है? 720 हेक्टर। अब हेक्टर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर 4। डेप्थ कितना है? 1.2 सेंटीमीटर इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और टाइम 24 आवर्स को होता है। अब आपको ये अज्यूम करना है, अज्यूम नहीं करना है, आपको ये देखना है कि ड्रेनेज कोफिशिएंट बाय डिफॉल्ट 24 आवर्स में हम एक यूनिट एक स्टैंडर्ड है, तो हम डायरेक्ट यहाँ टाइम 24 आवर यूज करेंगे। तो 24 आवर 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 मीटर क्यूब पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अनकन्फाइंड एक्वीफर द सम ऑफ स्पेसिफिक यील्ड एंड स्पेसिफिक रिटेंशन फॉर अ वाटर बियरिंग स्ट्रेटा इज इक्वल टू। अब जिसने भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब जिसने भी अच्छे से सॉल्व किया उसको आ जाएगा। तो सम ऑफ स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन पोरोसिटी होता है, और पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में रिलेशंस होता है, ये आपको याद करना है अगली बार, मतलब देखना है। और स्पेसिफिक यील्ड किसकी प्रॉपर्टी ये भी देखना है, स्पेसिफिक रिटेंशन किसकी प्रॉपर्टी ये भी देखना है। साथ में स्टोरेज कोफिशिएंट क्या होगा, इसका आंसर पोरोसिटी होगा। स्टोरेज कोफिशिएंट्स क्या होता है, फिर साथ में कोफिशिएंट ऑफ स्टोरेज क्या होता है, लीकेज फैक्टर क्या होता है, टाइम फैक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको देखनी है और इनकी यूनिट्स भी याद करनी है, क्योंकि वही हमारे लिए अल्टीमेट गोल है। मैं इसको डेफिनेशन पढ़ लूंगा, बट अगर मुझे इसकी रेंज ही नहीं पता होगी तो अगले एई में मुझसे रेंज ही पूछेगा। वो थोड़ी पूछेगा कि स्टोरेज कोफिशिएंट क्या होता है, क्योंकि सबको पता है स्टोरेज कोफिशिएंट क्या होता है, बट पता नहीं है वो वैल्यू है, तो वैल्यू आपको याद करनी है। इन अ प्लेन टेबल सर्वेइंग द यू फोक एंड प्लम बॉब्स आर यूज्ड फॉर। अब नाम से समझ रहा है कि यू फॉर्क और प्लम बॉब, तो कोई आप सेंटर कर रहे होंगे टेबल को, या फिर कोई भी एक अलाइन कर रहे होंगे किसी चीजों के लिए। तो स्पेसिफाइंग द टेबल, कोऑर्डिनेटिंग द टेबल और सेंटरिंग द टेबल, तो सेंटरिंग द टेबल की यूज करते हैं। प्लेन टेबल सर्विंग के साथ बहुत सारे मेथड्स होते हैं, प्रोफाइल मेथड, पे इंस्पेक्शन मेथड, कंटूर एडजस्टमेंट मेथड, ये सारे मेथड्स होते हैं। तो ये मेथड्स आपको देखने हैं ना अच्छे से, इनके कितने, क्या इनमें न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं, क्या इनके डेटा हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें देखना है। इस क्वेश्चन से आपको यही सीखना है। और प्लेन टेबल तो पूरा देखना ही है। प्लेन टेबल में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, प्लेन टेबल कब यूज किया जाता है, प्लेन टेबल का एरिया क्या होता है, ये सारी चीजें देखना है। कलर ऑफ क्लास सेकंड लैंड ऑन अ लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस में। अब लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस आपसे पूछ लिया, अब लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस में पहले स्लोप पूछ लिया, फिर स्लोप के साथ कलर भी पूछ लिया। तो अब ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है,
इवन ये किसी को भी नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत इवोल्व क्वेश्चन है सारे। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे मैंने याद किया था। तो मैंने आपको पिछले में स्लोप बता दिया, तो मैं आपको कलर याद करने का ट्रिक बताता हूँ। जैसे मैंने निमोनिक्स बनाया था वैसे ही आप बनाएंगे आपके लिए। तो आपके लिए ये सूट कर सकता है, जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए सूट करेगा, बट जिसके लिए सूट कर रहा है वो याद कर लेना। तो लाइट ग्रीन कलर की येलो ड्रेस मैंने रेड कारपेट पर पहनी और आसमान में झंडा फहराया है। तो अब देखो कैसे याद करना है आपको। क्लास 1, ठीक है, क्लास 1, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब मैंने फोर्थ तक इसलिए याद किया क्योंकि फोर्थ ही हमारे कल्टीवेशन के लिए सूटेबल है, पार्टली सूटेबल फॉर कल्टीवेशन, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि मैं फोर्थ क्लास को डिवाइड कर रहा हूं तो जो सूटेबल कल्टीवेशन के लिए उसी के लिए करूंगा ना, बाकी तो कुछ मतलब नहीं है। तो देखो फर्स्ट कलर का क्या हो गया, लाइट ग्रीन। सेकेंड क्या हो गया, येलो। तीसरा क्या हो गया, रेड। चौथा क्या हो गया, ब्लू। अब देखो लाइट ग्रीन, येलो, रेड और ब्लू, तो ये 4 क्लास के आपको याद कर लेना है। मैंने इसे याद किया था, आप किसी को हेल्प कर सकता है। और लास्ट वाला इसके बाद आता है फिफ्थ में डार्क ग्रीन, और लास्ट वाला आप याद करेंगे पर्पल। तो क्या पूछा आपसे उसने, लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस मैप। तो कलर क्या होगा क्लास सेकंड का, क्लास सेकंड का क्या दिख रहा है, येलो। स्पेस बिटवीन हॉरिजॉन्टल वायर्स एंड वूवन वायर फेंसिंग रेंजेस बिटवीन। अब देखो फार्म स्ट्रक्चर में जितने भी जो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं कि कौन कौन सी तरह की वायर हो सकती है, वूवन वायर, बार्ब्ड वायर, प्लेन वायर, इलेक्ट्रिक फेंस वायर, ये सारे आपको देखने हैं। तो अभी आपसे उसने पूछा है कि हॉरिजॉन्टल की कितनी होती है वूवन वायर में, कल से आपसे पूछेगा वर्टिकल में। तो जो हॉरिजॉन्टल होती है वो 7.5 से 22.5 सेंटीमीटर होती है, और जो हॉरिजॉन्टल होती है वो 15 से 30 सेंटीमीटर होती है। तो अब आपका टास्क ये है कि आप बार्ब्ड वायर में देखेंगे, बार्ब्ड वायर में पूछ लेता है कि वो हेक्सागोनल कॉपर वायर यूज सकते हैं तो उसमें कितनी शीट्स होती है, उसमें कितने स्क्वायर्स होते हैं, वो आपसे पूछ लेगा। प्लेन वायर पूछ लेगा, इलेक्ट्रिक फेंस वायर पूछ लेगा, इवन इलेक्ट्रिक फेंसिंग वायर में आपसे पूछ लेता है कि कितनी देर तक वायर ऑन करते हैं, कितनी देर तक ऑफ करते हैं, तो आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको देखना है ना। द टेस्ट कॉमनली परफॉर्म टू मेजर प्लास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट। अब ये फार्म स्ट्रक्चर का ही क्वेश्चन है, कंक्रीट वाला क्वेश्चन है जिसमें हम ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं। तो वो जो टेस्ट परफॉर्म होता है प्लास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट मेजर के लिए होता है स्लम्प टेस्ट। अब साथ में आप ये भी देख लेना कि रीटेक टेस्ट क्या होता है, क्लम्प टेस्ट क्या होता है, प्लास्टिक टेस्ट होता है। तो क्या होता है कि अगली बार अगर इस पे क्वेश्चन बन जाएगा तो आसानी रहेगी हमें दूसरे क्वेश्चन को मार्क करने में। यूनिट हाइड्रोग्राफ इज अ रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ यूनिट। अब जिसने यूनिट हाइड्रोग्राफ बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, सब पढ़ते हैं, इवन हर एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट ग्रेजुएट्स पढ़ता है इसको। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ वो हाइड्रोग्राफ है जिसमें 1 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सेस होती है पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक। ठीक है, अब साथ में यूनिट हाइड्रोग्राफ से आप क्या देख लेंगे, यूनिट हाइड्रोग्राफ की थ्योरी किसने दी है, फिर साथ में यूनिट हाइड्रोग्राफ के बाद कंसेप्ट ऑफ सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ क्यों आया, फिर सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ के बाद कंसेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ क्यों आया। ये सारी चीजें आप पढ़ लोगे तो पूरा यूनिट हाइड्रोग्राफ और हाइड्रोग्राफ का स्टडी कवर हो जाएगा। Which of the following statements are true? At a valley line, the contour lines form sharp curves of V shape. Watershed boundaries are clearly delineated by contour map. अब ये पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी नहीं है, पूरा डीप क्वेश्चन है देखा जाए तो। क्योंकि अगर आपने ढंग से स्टडी किया होगा कंटूर लाइनिंग, कंटूर मैपिंग, द लाइन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप, फिर वो कंटूर लाइन का मार्क कब बढ़ेगा कब छोटा होगा, तो जनरली जो वैलीज होती है ना उसमें हमारा जो कंटूर है ना वो जनरली वी शेप का बन जाता है। ये ऐसे, ये हमारी रिज लाइन है। तो कंटूर हमारा वैली जनरली डीप होती है, फ्लो होता है तो डीप होती जाती है, तो जो कंटूर का शेप होता है वो शार्प कर्व ऑफ वी शेप बन जाता है। तो पहला ऑप्शन वही बोल रहा है, एट अ वैली लाइन द कंटूर लाइन फॉर्म्स शार्प कर्व ऑफ वी शेप, और वाटरशेड बाउंड्रीज आर क्लियरली डिलेटेड बाय कंटूर मैप। कंटूर मैप में क्या होता है, रिज लाइन आपको पता रहेगी, रिज लाइन क्या होती है, वाटरशेड की एक हाईएस्ट बाउंड्री लाइन होती है जो 2 ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड करता है। तो आपने बहुत सारे जो भी यहाँ पे सॉइल और वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग जिसने पढ़ा होगा, या फिर 3rd ईयर और 4th ईयर में जिसने सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की ट्रेनिंग करी होगी, तो उसने QGIS सॉफ्टवेयर या ArcGIS सॉफ्टवेयर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस किया होगा। तो वहां पे हम क्या करते हैं, टोपोग्राफी मैप करते हैं, वाटरशेड का डिलिनेशन करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, कंटूर मैप से ही करते हैं। तो सेकंड भी सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आंसर इज द करेक्ट। Which of the following has got upper layer as impermeable?
अब एक्वीफर की डेफिनेशन है, पिछले भी लेक्चर में बताया था कि आपको हर एक एक्वीफर पता होना चाहिए कि अनकन्फाइंड एक्वीफर में क्या होता है, कन्फाइंड में क्या होता है, सेमी में क्या होता है। तो जो कन्फाइंड एक्वीफर होता है उसमें दोनों जो बाउंड्री लेयर होती है, अपर और लेयर, वो दोनों इम्परमेबल होती है, और अनकन्फाइंड में क्या होता है कि ऊपर वाली इम्परमेबल होती है और नीचे वाली ऊपर वाली परवियस होती है, और ऊपर वाली मतलब परमियस होती है और नीचे वाली इम्परमेबल होती है। तो कौन सा है कि ऊपर लेयर अपर लेयर इम्परमेबल है, तो वो है कन्फाइंड एक्वीफर। तो अब साथ में ये भी देखेंगे कि पर्च एक्वीफर क्या होता है, क्या ये अनकन्फाइंड एक्वीफर का स्पेशल पार्ट है, क्या ये अबव द वाटर टेबल होता है, क्या ये बिलो द वाटर टेबल होता है, ये भी साथ में देखना है आपको एक्वीफर वाला। Now coming to the 58 question, the empirical method for computing the consumptive use of a crop using mean monthly temperature and daylight hour, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जिसने इवेपोट्रांसपिरेशन पढ़ा होगा वो कर देगा। तो ब्लेनी-क्रेडल मेथड्स में क्या होता है, इवेपोट्रांसपिरेशन मेजर करते हैं, जिसका होता है E = P 0.46 T मीन प्लस 8.128। अब ये टी मीन क्या होता है, मीन टेम्परेचर होता है, ये परसेंटेज ऑफ डे लाइट आवर होता है। तो ब्लेनी-क्रेडल किसका यूज करता है, मीन टेम्परेचर और डे लाइट आवर का यूज करता है ब्लेनी-क्रेडल। थ्रॉनफेथ क्या होता है, थ्रॉनफेथ में क्या है, 30 डे का रेफरेंस टेम्परेचर आप यूज करते हो और पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन मेजर करते हो। और पेनमैन क्या है, पेनमैन इवेपोरेशन मेजर करता है। तो डायरेक्ट उससे पूछ लिया कि इंपेरिकल मेथड जो कि ये दोनों पैरामीटर यूज करता है वो कौन सा मेथड है, तो वो ब्लेनी-क्रेडल मेथड है। साथ में ब्लेनी-क्रेडल मेथड का एक और चीज आप याद कर लो, ब्लेनी-क्रेडल मेथड में क्या होता है कि क्लाइमेटिक जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो क्लाइमेटिक पैरामीटर है ना, टेम्परेचर और रेनफॉल। तो क्या ये ह्यूमिड रीजन में एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि एरिड और सेमी एरिड में होता है। क्योंकि ह्यूमिड में क्या होता है कि क्लाइमेटिक पैरामीटर बहुत जल्दी चेंज होते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ट्रांसपिरेशन का जो एक्यूरेसी मेजर करने में वो चेंज होता है। और भी आप इसमें देखेंगे, अब लाउरी जॉनसन किसी साइंटिस्ट का नाम दिया है इन्हें, थ्रॉनफेथ अच्छे से पढ़ना है, ब्लेनी-क्रेडल अच्छे से पढ़ना है, पेनमैन अच्छे से पढ़ना है। अंडर लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, अब ये लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन चौथा क्वेश्चन है और पूरा डिटेल पूछा उसने, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन पूरा डिटेल। पहले आपसे स्लोप पूछ लिया, उसके बाद आपसे क्लास पूछ लिया, उसके बाद आपसे कलर पूछ लिया, अब आपसे सॉइल का पैरामीटर पूछ रहा है। तो ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो वो किसी को भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत डीप पे पूछा है हमने, जिसने डीप स्टडी किया होगा। तो फिर भी आप याद रखिए, अंडर लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन ऐसी कौन सी टेक्सचरल क्लासेस है जिसमें टेक्सचर्स ऑफ क्ले, लूम, सरफेस, सॉइल प्लेस्ड है। ठीक है, अब हमको पता है कि जो ए क्लास है वो बहुत अच्छी क्लास है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कौन सी सॉइल की अच्छी होती है, क्ले सॉइल की होती है। तो ठीक है, तो ए में आ सकता है, क्ले सॉइल आ सकता है, तो मैं ए नहीं मारूंगा। फिर बी दिया नहीं है, फिर सी दिया है, तो सी क्लास भी अच्छी होती है। अब ई और क्लास तो सूटेबल ही नहीं है कल्टीवेशन के लिए, तो जो सी क्लास है उसमें क्ले लूम होता है, बी क्लास में भी क्ले लूम होता है, बट इनने यहाँ पे बी इसलिए नहीं दिया है क्योंकि फिर वो एम्बिग्यूटी हो जाती है, डाउट बन जाता है, इसलिए बी नहीं दिया है। तो टेक्सचर ऑफ क्ले लूम सरफेस सॉइल इज प्लेस्ड अंडर क्लास सी। इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ सॉइल इज मेजर्ड बाय लाइसीमीटर, सिलेंडर मेटल रिंग्स, यूएसडब्ल्यू क्लास ए पेन और रेन गेज। तो जो इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, रेट ऑफ एंट्री ऑफ सॉइल इनटू द वाटर इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ सॉइल। तो इनफिल्ट्रेशन रेट हम किससे नापते हैं, सिलेंड्रिकल मेटल रिंग्स। अब जिसने यूएसडब्ल्यूआर के इनफिल्ट्रोमीटर पढ़े होंगे, सिंगल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर, डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर, जिसमें डायमीटर होता है 30, 60, 15 से 20 सेंटीमीटर, डेप्थ होती है 7.5 से 12 मीटर, आपको कांस्टेंट मेंटेन करना पड़ता है। तो जिसने वो पढ़ा होगा वो कर देगा। अब लाइसीमीटर क्या होता है, वो ट्रांसपिरेशन मेजर करता है। यूएसडब्ल्यू क्लास ए पेन क्या करता है, वो ऑपरेशन मेजर करता है, इसके भी डायमीटर और हाइट पूछता है आपसे। रेन गेज क्या होता है, रेन को मेजर करता है। तो इन्फिल्ट्रेशन रेट किससे मेजर करेंगे, सिलेंड्रिकल मेटल रिंग से।